हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के जो आयोग सिलेबस में दिए गए हैं यूनिट 10 में हो, हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आसान तरीके से देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम केंद्रीय सूचना आयोग डिस्कस करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में कब की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूचना का अधिकार क्या है। भारतीय संसद ने, क्या है सूचना का अधिकार? भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनाया था। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की सरकारी जानकारी हासिल कर सकता है। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर किसी ऑनलाइन द्वारा लगाई जा सकती है। तो ये याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया सूचना का अधिकार क्या है। तो भारतीय संसद में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, कानून बनाया गया। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। ये याद रखना है, सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ विभाग की छोड़कर, हर कोई विभाग की नहीं, कुछ कुछ विभाग की छोड़कर कर सकता है। यानी कुछ विभाग ऐसे हैं जिनकी जानकारी सरकार नहीं देती, बाकी हर जानकारी आप सरकार से ले सकते हैं। उसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन कहा गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन टाइप करके, हाथ से लिखकर या ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में 12 अक्टूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया था, उसके अंतर्गत किया गया था। याद रखना है, धारा 12 के अधीन, धारा 12 जो सूचना का अधिकार है उसकी धारा 12 में यह लिख रखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। तो धारा 12 के अधीन किया गया था, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना कैसी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग में आरंभ में अर्थात गठन के समय 5 आयुक्त थे। जब इसका गठन किया गया था, जब 5 आयुक्त थे, जिसमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था। परंतु वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 अन्य सूचना आयुक्त है। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। भारत का राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है। ये याद रखना है। इस समिति में कौन कौन शामिल है वो देखना जरूरी है। इस समिति में प्रधानमंत्री होगा, वो अध्यक्ष होगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता भी होगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता सदस्य एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये जो समिति होती है इसमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो याद रखना है, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। कैबिनेट मंत्री तो कई सारे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिसको मनोनीत करता है, तो प्रधानमंत्री जिसको चाहता है, जिस कैबिनेट मंत्री को चाहता है, मनोनीत करता है, वो होगा। तो प्रधानमंत्री होगा जो अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा लोकसभा का, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। किसमें? इस चयन समिति की सिफारिश पर। तो याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो इनकी योग्यता की बात कर लेते हैं अब। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त होने से पहले नियुक्त होने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। तो इनको जो अध्यक्ष को, इनकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो अध्यक्ष सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क,
या प्रशासनिक आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। तो ये जितनी चीजें लिखी हुई है, इन चीजों का उन्हें विशिष्ट अनुभव होना चाहिए, ये योग्यता दी गई है। अध्यक्ष एवं सदस्य संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो अध्यक्ष या सदस्य बनाए जाएंगे वो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष एवं सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना करते हो, तो लाभ का पद भी धारण ना किए हो, यह भी जरूरी है। बात करते हैं इनकी शक्ति, इंपॉर्टेंट है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसकी शक्ति एवं कार्य दिए हुए हैं, तो शक्ति एवं कार्य के बारे में भी जानना जरूरी है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति निम्न अनुसार दी गई है, निम्नलिखित दी गई है। तो ये इतनी सारी दी गई है, इनको पूरों को याद रखना है और पढ़ना भी है। आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करे, तो क्या क्या निराकरण करेगा, कैसी जानकारी मिलेगी जब निराकरण करेगा, वो दी हुई है यहां पे। तो देखिए इसे, देखिए पहला वाला, लोक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति ना होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने के असमर्थ रहा हो। अगर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी और कोई व्यक्ति सूचना देना चाहता है, असमर्थ रहा हो, तो उसके बारे में कहा गया है, तो वह शिकायत कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति जिन्हें कोई सूचना मांगी हो और वह उसे सूचना देने या जानकारी देने से मना कर दिया हो, तो अथवा उसे निर्धारित समय पर मांगी गई सूचना प्राप्त ना हो, तो वह जाके शिकायत कर सकता है आयोग के पास। ये शक्तियां दी गई है उसको। यदि संबंधित व्यक्ति को लगता है कि सूचना देने के लिए मांगा गया शुल्क सही नहीं है, अगर सूचना देना चाहता है और अगला वाला जो अधिकारी है वो सूचना देने के लिए शुल्क मांग रहा है, तो इसकी शिकायत भी कर सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति को लगता है कि उससे द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी, भ्रामक तथा सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला हो। अगर कोई सूचना किसी से मांगे, कोई अधिकारी से मांगा गया है और उसने जब सूचना दिया और उस व्यक्ति को ये लगता है कि ये सूचना झूठी है, गलत है, तो इसकी शिकायत भी वो कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। यदि आयोग को किसी ठोस आधार पर कोई सूचना प्राप्त होती है, तो आयोग प्राप्त सूचना के मामले में जांच के आदेश दे सकता है स्वप्रेरणा शक्ति के आधार पर। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आयोग को किसी ठोस आधार पर कोई सूचना प्राप्त होती है, किसी ठोस आधार पर, तो आयोग द्वारा सूचना के मामले की जांच का आदेश दे सकता है। याद रखना है। अगला है तीसरे नंबर का, आयोग के जांच करते समय निम्न मामलों से संबंधित दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल कोर्ट, इसे सिविल कोर्ट कहते हैं, तो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है इस आयोग को भी। तो याद रखना, पूछा जा सकता है क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। तो ये लिखी हुई है, वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए समन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश भी दे सकता है। तो ये सिविल न्यायालय दे सकता है। किसी दस्तावेज को मंगाना एवं उसकी जांच करना, यह भी कर सकता है। शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय संबंधित सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना, ये न्यायालय, दीवानी न्यायालय को ये शक्तियां प्राप्त है, मंगा सकता है, सब कर सकता है। जो यहां लिखी हुई है ये शक्तियां प्राप्त है। आगे चलते हैं। और आयोग शिकायतों की जांच करते समय लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। तो यह आयोग इस प्रकार से जांच कर सकता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि यह लोक प्राधिकारी से अपनी निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कह सकता है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। याद रखना, है पूछा जाता है किसको प्रस्तुत करता है, केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखती है। तो याद रखना, ये दोनों सदनों में रखा जाता है इस प्रतिवेदन को। जब कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता, अगर इस अधिनियम का पालन नहीं करता, तो आयोग इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है एवं ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करता हो। तो ये याद रखना, समझ आ गया होगा आपको। अब क्या है,
केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की सूची दी हुई है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं जब से इसका गठन हुआ था उसके बाद तक, तो कौन कौन रहे हैं इसकी जानकारी भी होना, पहले कौन थे ये भी जानकारी होना। तो इसको हम देखते हैं। तो आयुक्त की सूची दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले कौन थे। सबसे पहले आयुक्त तो बनाए गए थे जिनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला। तो पहले आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। 26 अक्टूबर 2005 से 19 सितंबर 2010 तक बने थे। सेकंड नंबर के बने थे एएन तिवारी। नाम याद रखना है। सेकंड नंबर में एएन तिवारी आयुक्त रहे हैं 30 सितंबर 2010 से 18 दिसंबर 2010 तक केंद्रीय सूचना आयोग के। तीसरे नंबर में सत्यानंद मिश्र ये भी रहे 2010 से 2013 तक के। उसके बाद दीपक सिंधु इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला आयुक्त थी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पहली महिला आयुक्त थी दीपक सिंधु इंपॉर्टेंट है। पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी दीपक सिंधु। तो क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए याद रखना है। आगे और चलते हैं। सुषमा सिंह रही है 2013 से 2014 तक। दीपक सिंधु कब से कब तक रही है? 5 सितंबर 2013 से 18 दिसंबर 2013 तक। राजीव माथुर भी रहे हैं 6वें नंबर के, याद रखें नाम। विजय शर्मा भी आयुक्त रहे हैं। और राधा कृष्ण माथुर भी 4 जनवरी 2016 से 26 नवंबर 2018 तक आयुक्त रहे हैं। सुधीर भार्गव बने थे 1 जनवरी 2019 से 11 जनवरी 2020 तक। तो सुधीर भार्गव क्या थे? केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। 10वें नंबर के बने बिमल जुल्का 7 मार्च 2020 से वर्तमान तक ये हैं। लेकिन इनके बाद भी एक और बन गए हैं, नाम याद रखना है उनका। इनके बाद वर्तमान में देखा जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में आयुक्त हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। किसके बाद? बिमल जुल्का के बाद बने हैं। ये नाम याद रखें। आगे बात करते हैं अब। केंद्रीय सूचना आयोग का संक्षिप्त सार दिया हुआ है। तो ये सार दिया हुआ यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, तो याद रख लेना है। तो बात की तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। पढ़े थे ना अपन ने? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 12 के द्वारा किया गया था। धारा 12 के अंतर्गत किया गया था। तो तारीख याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय सूचना आयोग की। केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। याद रखना, पूछा जा सकता है। इसको अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। 5 का अंतर्गत किया गया था धारा 12 के अंतर्गत। धारा 12 में इसकी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसमें कई सारी धाराएं हैं। उसकी धारा के 12 में लिख रखा है, धारा 12वें नंबर की धारा में लिख रखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, केंद्र सरकार करेगी। तो अधिनियम धारा 12 के द्वारा याद रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, ये भी याद रखें। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। तो ये अधिनियम के माध्यम से जब इसका गठन किया गया था तो ये कैसा निकाय है? ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वहां निकाय होते हैं जिसका गठन संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा कोई अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, अधिनियम बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको। ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है और स्वतंत्र निकाय भी है एक प्रकार का ये, तो याद रखना है। इसकी संरचना कैसी है? एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा। जो एक अध्यक्ष होगा वो मुख्य सूचना आयुक्त होगा एवं 2 सूचना आयुक्त होंगे और 2 सूचना आयुक्त इसके अलावा भी होंगे। तो एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 2 अन्य सूचना आयुक्त होंगे और सदस्य संख्या जो इसमें सदस्य होंगे वो अधिकतम 10 होगी। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, 2 सूचना आयुक्त और सदस्य संख्या अधिकतम 10 होगी।
ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सूचना आयोग की अधिकतम सदस्य संख्या 10, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन बना के आ सकता है। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 10, किंतु वर्तमान में कितने हैं? 6 ही है अभी सदस्य। नियुक्ति, इसकी नियुक्ति जो है, इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो याद रखना है समिति के द्वारा, राष्ट्रपति तो करेगा लेकिन समिति के द्वारा, याद रखना है। वो समिति में कौन कौन था अपन ने पढ़े थे शुरू में, याद रखना है। समिति की सिफारिश पर, समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो 3 लोग होते हैं, तीनों का नाम याद रखना है। बात करते हैं आगे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्ला, अभी पढ़े थे, 26 अक्टूबर 2005 से 19 दिसंबर 2000 तक के वजाहत हबीबुल्ला मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो याद रखना है इनका नाम। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी थी? तो दीपक सिंधु बनी थी। 5 सितंबर 2013 से 18 दिसंबर 2013 तक के दीपक सिंधु मुख्य सूचना आयुक्त थी। याद रखना है, पहली महिला बनी थी। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो अब भी मैंने बताया था, यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे, ये भी याद रखना है। इनका कार्यकाल याद रखते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, बिल्कुल याद रखना है। केंद्रीय सूचना आयोग के जो आयुक्त का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। 5 वर्ष इंपॉर्टेंट है और रिटायरमेंट की आयु है 65 वर्ष। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक होगा, जो भी पहले हो। तो इसका मतलब तो आप समझते ही हैं, 5 वर्ष और 65 वर्ष का जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, इसको तो याद ही रख लेना है बिल्कुल। आयुक्त और सदस्य ये दोनों के लिए है, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, बिल्कुल इसको याद रखना है। आयुक्त भी और सदस्य भी पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। पदमुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है केवल। पदमुक्त करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति उनको हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जांच होने के बाद जो ऑर्डर मिलेगा और उसमें दोषी सिद्ध होते हैं तो हटा सकता है राष्ट्रपति, ये याद रखना है। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किए? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जितनी भी जानकारी थी जो परीक्षा में पूछी जाती है वो हमने शॉर्टकट में डिस्कस किए। केंद्रीय सूचना आयोग 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी स्थापना, लेकिन राज्यों में भी मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं इसको भी, क्या अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा? तो फिर इसको ही देखते हैं। तो देखिए, इसमें बात करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत पर लागू है। वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है क्योंकि जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 2 भागों में टूट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में ये पूरे भारत पे लागू है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना व लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध तरीके से सूचना का जनता तक पहुंचाना है। सूचना का जो सूचना है, सूचना का जनता तक पहुंचाना है कि जनता को अगर कोई सूचना चाहिए सरकार के किसी विभाग की, तो जनता एक अप्लाई करके सूचना ले सकती है और सूचना उनको देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन करना आवश्यक होगा। तो ये आवश्यक है, तो ये धारा 15 याद रखना है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 15, उधर कितनी थी? धारा 12 था। धारा 12 में लिख रखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, धारा 12 में। लेकिन धारा 15 में यह लिख रखा है प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन आवश्यक है। प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के नाम पर सूचना आयोग का गठन करेगी, यह धारा 15 में लिख रखा है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। तो देखो मध्य प्रदेश की तारीख कितनी है? 22 अगस्त 2005 को किया गया था। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राजधानी भोपाल में स्थित है। कभी पूछा गया तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो राजधानी में स्थित है, याद रखना है। राज्य सूचना आयोग की संरचना का इसी देख लेते हैं, तो सेम ही है ये भी। राज्य सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। एक मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त है।
एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं जिसकी नियुक्ति समिति की सिफारिश पर, तो इसमें भी समिति की सिफारिश पर की गई है, जिसकी नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। वहां पे केंद्र में राष्ट्रपति कर रहा था केंद्रीय सूचना आयोग में, यहां पे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखना है। इस समिति का अध्यक्ष, जो ये समिति की सिफारिश पर करेगा राज्यपाल, तो इस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री तथा इसके विधानसभा का विपक्ष का नेता। वहां पे लोकसभा का विपक्ष का नेता था, यहां पे विधानसभा का विपक्ष का नेता, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री। तो मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री, तो समझ में आ गया। ये जो समिति होगी चयन समिति, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और उसके अलावा अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा तथा उसके राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता। वहां पे लोकसभा का था, यहां पे विधानसभा के विपक्ष का नेता, यानी कि राज्य के निम्न सदन का विपक्ष का नेता, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। इस पद पर नियुक्ति होने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन के श्रेष्ठतम व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास लाभ का कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए तथा वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ या किसी व्यापार या किसी पेशे से नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो ये सब शर्तें हैं, ये होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको बना सकते हैं। ये बात कही गई है यहाँ पे। अब बात करते हैं, देखिए क्या है आगे। वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची दी हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कौन कौन बने हैं, कौन नहीं बने, उनकी जानकारी यहाँ पे लिख रखी है। 5 ही बने, 5 को याद रखें। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो जिनका नाम था टी.एन. श्रीवास्तव 14/10/2005 से 31/10/2006 तक मध्य प्रदेश के पहले टी.एन. श्रीवास्तव सूचना आयुक्त रहे हैं। तो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, आपने फैक्ट के रूप में कई बुकों में देखा होगा, मिलते रहता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो टी.एन. श्रीवास्तव, नाम याद रख लेना है। दूसरे नंबर में बने थे पद्मपाणि तिवारी 2007 से 2012 तक रहे हैं। तीसरे नंबर में इकबाल अहमद जो है 2012 से 2012 तक रहे हैं, जिनका नाम क्या था, इकबाल अहमद, तीसरे नंबर के। इनके बाद चौथे नंबर के हैं के.डी. खान 2014 से 2019 तक रहे हैं, ये याद रखना है। के.डी. खान तीसरे फिर 5वें नंबर के बने श्री अरविंद कुमार शुक्ला। वर्तमान में कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला 30/3/2019 से वर्तमान अब तक मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त हैं। तो वर्तमान में कौन है, पहले कौन है और बीच में कौन रहे, ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन पहला तो याद रखना ही रखना है। और वर्तमान में है अरविंद कुमार शुक्ला, याद रखें। तो ये सूची देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। इसमें भी कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्तें के बारे में लिख रखा है, तो इसको भी देखना जरूरी है। तो देख लेते हैं इसको भी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्षों की पदावधि और 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो के लिए पद धारण करेगा। तो सेम ही है, वहां भी अब हमने पढ़े थे, वहां भी कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष था केंद्रीय सूचना आयोग में, और यहां भी वही है। उसके बाद आगे देखिए, जो भी पहले हो, है ना, के लिए पद धारण करेगा। पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, वहां भी नहीं थी, यहां भी नहीं है। पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, सेम ही बनाया गया है, याद रखना है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के समक्ष रखा गया है। तो किस प्रकार का रखा गया, इसका दर्जा किस प्रकार का रखा गया है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो होता है, जो हमने भारत निर्वाचन आयुक्त पढ़े थे, उसमें जो निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उसी तरह का दर्जा दिया गया इन्हें भी, याद रखें। इन्हें देय वेतन एवं भत्ते की अन्य शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान प्राप्त होगी। तो जैसी उनको है वैसे ही इनकी वेतन और भत्ते प्राप्त होगी। किसके समान, निर्वाचन आयुक्त के समान। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, क्या लिख रखा है यहां पे, राज्य में उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल के आदेश से ही मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को दुर्व्यवहार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय जांच करेगा, पहले
उच्च न्यायालय की जांच के बाद, उसके बाद जब सिद्ध हो जाएगा कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल हटाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय के जांच के बाद, ये याद रखना पूछा जाता है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की निम्न प्रकार से उसके पद से हटा सकता है। तो ये और तरीके हटाने के, ऊपर तो दिया गया है कि हम उच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन नीचे और तरीके हैं अगर राज्यपाल को ये लगे कि, देख लेते क्या लगता है। तो यदि वे दिवालिया हो गए हो, अगर वो दिवालिया घोषित हो गया है तो राज्यपाल को जैसे ही पता चले तो वो हटा सकते हैं, याद रखना है। इन्हें ही, यदि इन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध से संबंधित दोषी करार दिया गया हो, ये किसकी नजर में? ये राज्यपाल की नजर में, तो याद रखना है। यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के साथ के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो, यह भी अगर पता चलता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल उसे हटा सकता है। 5वें नंबर का देखिए, यदि वे राज्यपाल की नजर में वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपना दायित्व का निर्वहन करने में असक्षम हो, तो उसे हटा सकते हैं। कैसा? शारीरिक और मानसिक रूप से, तो यह भी याद रखना है। वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए गए हों, वे किसी ऐसे लाभ को करते हुए पाए गए हों जिसका उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है, उनके कार्य से निष्पक्षता प्रभावित होती है, तो भी उन्हें हटा सकते हैं। ये याद रखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल पूछा जाते रहता है ना। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है और देख लेते हैं। इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकता है। कदाचार, दोषी सिद्ध होना या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकता है। हालांकि इन मामलों में राज्यपाल मामलों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, और यदि उच्च न्यायालय जाने के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राज्यपाल इस बारे में सलाह देता है, और उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्य को पद से मुक्त कर सकता है। तो वही बात की गई है जो अभी अपन पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें, गलत लिखा रखा है, केंद्र सरकार नहीं है यहाँ पे, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राज्य की बात हो रही है तो राज्य सरकार। इसी प्रकार सूचना आयुक्त को वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत आसान है, समझ आ गया होगा आपको। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग यह कर्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करे। निम्नलिखित शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें। तो ये कुछ शिकायतें दी गई है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कि कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंचने के लिए इनकार कर दिया गया हो, तो ये आप यहां पे शिकायत कर सकते हैं कि जिससे ऐसी फीस या रकम का मांगी गई हो, किसी ने रकम मांगी हो तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए अगर रकम मांगी जा रही है, यह विश्वास करता है कि उसे अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई हो, गलत सूचना दी गई है अगले वाले ने, जो अधिकारी है उसने अगर गलत सूचना दिया गया, तो इसके लिए भी आप आयोग के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करें या उन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में भी आप शिकायत कर सकते हैं। बहुत आसान है। आगे चलते हैं और क्या लिख रखा है इसको देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले में जांच करने समय वही शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। तो याद रखना है, इसको कौन सी शक्तियां प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। इसे ही दीवानी न्यायालय कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। क्या समझ में आया यहां से? विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होगी, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है।
जैसे कि क्या क्या शक्तियां प्राप्त है, तो समन जारी करना और शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज पेश करने के लिए उनका विवश करना, ये एक है। दस्तावेजों में प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना, शपथ पत्र साक्ष्य का अभिग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति लेना, ये भी है। साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 4-5 दिए हुए, इसको याद रखना, ये शक्तियां हैं। तो उसके बाद बात करते हैं आगे, और राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार है कि यदि लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित कारण के किसी सूचना के आवेदन को अस्वीकार करता है, जो सूचना के आवेदन को अस्वीकार करता है, यह निर्धारित समय अवधि से सूचना नहीं देता, जो हमने मांगी है, यह जानबूझकर गलत, भ्रामक या अपूर्ण सूचना उसे देता है, तो इस प्रकार के कृत्य पर उस अधिकारी को 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ। क्या समझ में आया? यहाँ पे हमने सूचना अगर मांगे और सूचना जो नहीं दे रहा है, जानबूझकर गलत दे रहा है या सूचना देने से मना कर रहा है, तो अपूर्ण सूचना दे रहा है, तो इस प्रकार के कृत्य पर उस अधिकारियों को 250 रुपये प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना की अधिकतम राशि 25,000 तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, इसके बाद क्या होगा, इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति, इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो व्यक्ति रहेगा, जो अधिकारी रहेगा, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान पैराग्राफ था ये, समझना इसको। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का संक्षिप्त सार दिया हुआ, तो इसको देख लेते हैं। स्थापना कभी डायरेक्ट पूछी जाएगी, 22 अगस्त 2005, याद रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था, धारा 15 के अधीन। ये 5 नहीं है, धारा 15। धारा 15 में ये लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य के नाम पर एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो ये कैसा निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है और एक स्वतंत्र निकाय भी है। तो याद रखना है। मुख्यालय कहां पर है राज्य सूचना आयोग का? भोपाल में रहेगा, राजधानी में। आगे चलते हैं। और संरचना कैसी है इसकी? तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा तथा अन्य सूचना आयुक्त भी होंगे, और अधिकतम संख्या 10 होगी, जैसे उसमें था केंद्रीय सूचना आयोग में, सेम वैसा ही है ना। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? 10 होगी। याद रख लेना, ये पूछे जाते रहता है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो अभी पढ़े थे हमने, श्री A.K. शुक्ला, यानी क्या नाम था इनका पूरा? अरविंद कुमार शुक्ला। 30/3/2019 से वर्तमान अब तक है। पहले कौन थे? T.N. श्रीवास्तव, पढ़े नहीं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी राज्य में। राज्य सूचना आयोग जो है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, क्योंकि राज्य की बात है, लेकिन समिति की सिफारिश पर। जो समिति बनाई जाएगी, समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स? हमने पढ़ चुके हैं ये। मुख्यमंत्री होगा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री, है ना। ये समझ में आ गया होगा। इसका भी कार्यकाल उतना ही रखा गया, 5 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। किसका? राज्य सूचना आयोग का। और केंद्रीय सूचना आयोग का भी उतना ही था, केंद्रीय सूचना आयोग का। पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, इसको तो याद ही रख लेना है। ना अध्यक्ष होगा ना सदस्य होंगे, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे ही नहीं, ऐसा लिख रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। त्यागपत्र किसको देंगे? ये अपना, अगर इनको त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल को देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था। हमने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग को भी डिस्कस कर लिए, जिससे आपको पढ़ना है और याद भी रखना है। क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया।
तो इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। तो ये सूचना का अधिकार लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो सूचना का अधिकार बहुत जरूरी था। तो भारतीय संसद में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनाया गया था। इस कानून में भारत का कोई भी नागरिक सरकार से किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सूचना का अधिकार लाना बहुत जरूरी था। तो ये समझ में आ गया सूचना का अधिकार आपको है क्या। तो इसमें धाराएं जो मैंने बताया 1-2 वो याद रखना है, कब स्थापना हुई याद रखना है, मुख्यालय कौन किसको इस्तीफा देता है, जो भी इन काम की इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखें। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद जो 1-2 आयोग बचे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और बाकी आयोग हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाएं प्लेलिस्ट में और विजिट करके सारे लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।